वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है पांचवा लेक्चर चैप्टर 2 का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, इसमें हम यूफेमिज्म, ऑक्सीमोरॉन और नुआंस करने वाले हैं। तो अब शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कोई से भी सब्जेक्ट की, तो आप हमें इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे। और हम आपको उधर कांटेक्ट करके फिर आप है ना हमसे ट्यूशन्स ले सकते हैं, जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो अब है ना हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले यूफेमिज़म। यार यूफेमिज़म है ना बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे लंबी की गई है आपके सामने, ये पूरी चीज़ है ना, ये लंबी की गई है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यार ये होते क्या हैं। यूफेमिज़म बेसिकली यार आप किस एक बहुत ही है ना मुश्किल चीज़ को या भारी चीज़ को आप हल्के करके बोलते हो। जैसे किसी को कहना है यार वो मर गया, ही डाइड, उसकी जगह आप ये कहते हो कि यार वो गुज़र गया या फिर ही हैज़ पास्ड अवे। ठीक है, वो मर गया नहीं बोला आपने, आपने बोला यार वो गुज़र गया है या फिर ही पास्ड अवे। ठीक है, तो यार पास्ट अवे है ना थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल लगता है और ज़्यादा मतलब लाइट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट और हार्श नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कचरा उठाने वाला, ठीक है, उसको इंग्लिश में आप गार्बेज कलेक्टर भी कह सकते हो, लेकिन यार वो अच्छा नहीं लगता। आप कचरे वाले को ऐसे गार्बेज कलेक्टर बोलो, तो उसकी जगह अब हम उसको कहते हैं सैनिटेशन इंजीनियर। ठीक है, वही मतलब है, लेकिन यार वो सुनने में इतना बुरा नहीं लगता। तो ये बस होता है यूफेमिज्म। ठीक है, और फिर होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में होता है कि यार आप है ना दो अल्फाज जो बिल्कुल ही मतलब अलग उल्टे मायने वाले होते हैं, उनको आप कंबाइन कर देते हो, तो उससे ना फिर एक एक फ्रेज़ बन जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलोन टुगेदर। यार आप खाली अलोन और टुगेदर मतलब आप अकेले भी हो, लेकिन अकेले में होके भी आप साथ हो, अगर आपको ये समझ आया। या फिर एक और आसान एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लियरली कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्लियरली कंफ्यूज्ड, यार मतलब क्लियरली मतलब आपको सब समझ आ रहा है और कंफ्यूज मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यार क्लियरली कंफ्यूज्ड का मतलब यार ये है कि यार मुझे सही सही दिख रहा है कि ये बिल्कुल मतलब कंफ्यूज्ड है, मतलब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझ आ गया कि इसको समझ नहीं आ रहा। अगर ये इससे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन के यार आप दो उल्टे आइडियाज़ को एक साथ कंबाइन कर देते हो। तो अलोन टुगेदर का मतलब ये है कि आप लोग भले अकेले ही हो लेकिन साथ में हो। ठीक है, उसके अलावा आपने सुना होगा वर्चुअल रियलिटी वीआर, जैसे आईफोन का भी निकला है, एप्पल का एक निकला है वर्चुअल रियलिटी। यार वर्चुअल का मतलब जो असली नहीं है और रियलिटी का मतलब असली। लेकिन वर्चुअल रियलिटी आप मिला के आप एक नकली दुनिया बना रहे हो अपने फ़ोन में, जिससे जो असली लग रही हो। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। डेफिनेटली मे बी, डेफिनेटली मे बी, यार डेफिनेटली का मतलब कि गारंटीड, लेकिन मे बी का मतलब शायद। अब यार दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इनको कंबाइन किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में शॉर्ट में ये कि यार दो अल्फाज जो बिल्कुल ही अलग आइडियाज़ के हों, उनको एक साथ है ना मिला दिया जाए। ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरॉन होता है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के है ना, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले हम पहले सबसे देखिए नुआंस क्या होता है। यार नुआंस में ये होता है कि यार आपके पास दो अल्फाज दिए हुए हैं जो सिनोनिम्स हों। सिनोनिम्स बेसिकली होते हैं कि यार उनकी जो डेनोटेशंस होती हैं, जो डेनोटेटिव मीनिंग्स होती हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं या सेम ही होती है, लेकिन कॉन्टेशंस थोड़े से अलग होते हैं। थोड़ी सी है ना फ़र्क उसमें होता है। तो डिटेल में ना अभी हम वो पढ़ने वाले हैं, कैसे हम एक्सरसाइज करके। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज में ये है कि सबसे पहले ये कह रहा है कि जो अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं फ्यूरियस एंड एंडेज्ड और स्लिम एंड स्लेंडर और ऐसे और हैं, इनकी डेफिनेशन सबसे पहले आप समझाएं कि इनका मतलब क्या है, डेफिनेशंस क्या है। फिर उसके बाद आपको है ना फिर सेंटेंस लिखने हैं उन दोनों के। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं ये सेंटेंसेस और डेफिनेशंस। अब होगा ये कि मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है फ्यूरियस एंड एनरेज्ड। ठीक है,
अब फ्यूरियस का मतलब क्या है और इनरेज का मतलब क्या है? दोनों का मतलब वही है, गुस्सा वाला है, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या है मैं बताता हूँ कॉन्नोटेशन के हिसाब से। फ्यूरियस का मतलब ये है, फ्यूरियस ऑफन implies intense anger that might be expressed loudly or aggressively, but it can also include a sense of frustration, while enraged suggests a more extreme, often uncontrollable anger where the person might act violently or irrationally. अब फ्यूरियस का मतलब ये कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन यार उसमें ये भी है कि आपको टेंशन भी है। फ्यूरियस में ये है कि आप गुस्से से चिल्लाते हो और मतलब गुस्सा आ रहा है, लेकिन इनरेज्ड वाला जो गुस्सा है ना, उसका मतलब ये कि यार मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कि आप भाई झगड़े पे आ जाते हो, हाथम-खौर पीटना सब शुरू हो जाते हो, और आप है ना मतलब पागल पागल हो जाते हो, मतलब पागल की तरह आप किसी को है ना कूट रहे हो। ये फ़र्क है एनरेज्ड और फ्यूरियस में। दोनों का मतलब वही है, गुस्सा, लेकिन एनरेज्ड वाला जो गुस्सा है ना वो बहुत ही एक्सट्रीम गुस्सा है। उसका गुस्सा मतलब अलग लेवल वाला है, जिसमें वो लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, कूट रहा है, सब कर रहा है। लेकिन जो फ्यूरियस वाला है ना गुस्सा, वो मतलब ये है, वो थोड़ा सा हल्का वाला गुस्सा, गुस्सा है लेकिन इतना बड़ा गुस्सा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत गुस्सा नहीं है। तो अब है ना इसके सेंटेंसेस ये रहे। Sentence: She was furious when she found out that her brother had borrowed her car without asking. मतलब यार उसकी एक लड़की है, उसके भाई है ना उसकी गाड़ी लेके चला गया बगैर उसको बताए, तो उसको गुस्सा आया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ही वॉज enraged when he saw the damage to his property and threatened to call the police. अब enraged में ये है कि यार एक भाई साहब हैं, उनका घर है, उन्होंने देखा कि यार उनके जो घर है ना उधर है ना कोई है ना पता नहीं डैमेज हुआ हुआ था, मतलब समझ ले किसी ने है ना मतलब बिल्डिंग के ऊपर है ना पेंट कोई गलत फेंक दिया या फिर है ना कुछ तोड़ दिया वगैरह। तो अब उस भाई साहब को इतना गुस्सा आया, उसने बोला भाई मैं पुलिस बुला रहा हूँ, मतलब धमकी दे दी मुंह पे। तो ये इंद्रेश वाला इतना गुस्सा है, उसने धमकी दे दी, मारा नहीं अभी तक, शायद क्या पता बाद में जाके मार ले, लेकिन धमकी दे दी। इसका मतलब ये कि यार ये मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम है। जबकि उसकी जो बहन थी पिछले वाले में, यार उसकी बहन जो जो लड़की थी उसका भाई है ना गाड़ी लेके चला गया था, लेकिन वो मारेगी नहीं उसको या कुछ मतलब इतना कुछ करने नहीं वाली। ये फ़र्क है फ्यूरियस और एनरेज्ड में। फिर अब हम आते हैं स्लिम वर्सेस स्लेंडर। अब इनमें क्या है यार, स्लिम जनरली रिफर्स टू बीइंग अट्रैक्टिवली थिन विद एन एम्फेसिस ऑन अ हेल्दी एंड फिट अपीयरेंस। स्लेंडर एम्फसाइज अ ग्रेसफुल थिननेस ऑफन एसोसिएटेड विद एलिगेंस एंड डेलिकेसी। अब स्लिम का मतलब ये है कि यार आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो बेसिकली पतले होते हैं, लेकिन इतने कांगड़ियों वाले पतले नहीं होते, वो फिर भी पतले होते हैं लेकिन हेल्दी दिखते हैं। तो मतलब बहुत मोटे नहीं दिखते, ठीक है। तो स्लिम है, फिट है, स्लिम फिट आपने सुना होगा, तो वो स्लिम और फिट हैं, पतले हैं लेकिन बहुत पतले नहीं है। और फिर स्लेंडर वाले जो है ना, स्लेंडर वाला जो पतला है ना, वो मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल वाला पतला है। मतलब आपने जिम्नास्टिक्स देखे होंगे या फिर आपने इतने बहुत पतले दोस्त देखे होंगे जो एक है ना मतलब जगह से ऐसे ही चले दूसरी जगह पे चले जाते हैं, बहुत पतले होते हैं। डांसर्स देखे होंगे बहुत ही पतले होते हैं। अब डांसर्स की जो हड्डियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, ताकि वो डांस कर सकें और छलांगे मार सकें। लेकिन स्लिम वाला जो पतला है ना, वो हेल्दी वाला पतला है, मतलब मोटा नहीं है, मसल है, सब है, लेकिन इतने पतले नहीं है कि मतलब उसको आप कांगड़ी बोलें, ठीक है। तो ये स्लिम और स्लेंडर में फ़र्क है। फिर अब है ना सेंटेंस पढ़ते हैं। शी मेंटेन्ड अ स्लिम फिगर थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस डाइट, और स्लेंडर द डांसर्स स्लेंडर बॉडी मूव्ड ग्रेसफुली अक्रॉस द स्टेज। मैं आपको कुछ इमेज भी दिखा देता हूँ। राइट साइड पे ये स्लिम है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये भाई साहब स्लेंडर हैं। पहले स्लेंडर होते थे, मतलब देख रहे हैं हड्डियाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब स्लिम है, पतले हैं, मोटे नहीं है, ठीक है, पतले हैं, स्लिम है, हेल्दी फिट हैं। और साथ में ये भी, इसमें भी लेफ्ट साइड पे स्लेंडर, राइट साइड पे स्लिम। मैंने आपको है ना पिक्चर्स भी दिखा दिए स्लिम और स्लेंडर का फ़र्क दिखाने के लिए। दोनों पतले होते हैं, मोटे नहीं होते, लेकिन फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है वो मैंने अभी आपको दिखाया। फिर आते हैं पोलाइट वर्सेस कर्टियस। पोलाइट मीन्स शोइंग गुड मैनर्स एंड रिस्पेक्ट इन सोशल इंटरेक्शंस।
courteous implies a deeper level of respect and consideration for others, often showing more refined manners. यार polite का मतलब ये है कि आप है ना अच्छे मैनर्ड हो और आप इज्जत करते हो लोगों की, और मतलब आप बदतमीज़ी नहीं करते, ठीक है। पोलाइट और कर्टियस से यार डेनोटेशन ये निकलती है कि आप बदतमीज़ी नहीं करते, आप अच्छे इंसान हो, आप इज्जत से बात करते हो, ये सब। पोलाइट में ये है कि आप गुड मैनर्स और रिस्पेक्ट, मतलब आप इज्जत करते हो लोगों की और अच्छे मैनर्स दिखाते हो, ठीक है, प्रॉपरली तरबियत है आपकी, ये सब। अब जो कर्टियस है ना, कर्टियस में यार जो रिस्पेक्ट और मैनर्स है ना, वो अलग ही लेवल के हैं। मतलब यार आप दोस्तों से बात करते हैं तो आप है ना तमीज़ से बात करते हैं, लेकिन लेट्स से अगर आप जाते हैं किसी होटल में और वहाँ पे कोई वेटर होता है, तो वेटर यार वहाँ पे आपको सर सर करके बुलाता है, और मतलब वो भी तो आपसे इज्जत से बात कर रहा है, लेकिन वो अलग ही डीपर लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, तो उससे हम कहते हैं कर्टियस, ठीक है। एक नॉर्मली जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं गुड मैनर्स और रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी होटल में जाएंगे या फिर किसी ड्राइवर से बात करेंगे, उस वो जिस तरीके से बात करेगा वो अलग ही बिल्कुल होगा। वो सर करके बुलाएगा, वो भी बहुत पोलाइटली बात करेगा, लेकिन वो ज़्यादा डीपर होगा। तो ये फ़र्क है। अब हम है ना पढ़ते हैं सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन वर पोलाइट, सेइंग प्लीज एंड थैंक यू टू एवरीवन, ठीक है, ये वही हो गया जैसे आप प्लीज एंड थैंक यू हर किसी को बोलते हैं। फिर कर्टियस, द होटल स्टाफ वर कर्टियस, ऑलवेज एड्रेसिंग गेस्ट्स विद अ स्माइल एंड ऑफरिंग असिस्टेंट, मतलब हर किसी मदद करे, तो ये सब क्योंकि वो उनका काम है, तो वो अलग ही लेवल का डीपर लेवल है। तो ये हो गया पोलाइट वर्सेस कर्टियस में फ़र्क। फिर आखिरी में आते हैं सिंसियर वर्सेस जेन्युइन। तो अब इसका ये सिंसियर रिफर्स टू ऑनेस्टी एंड अर्नेस्टनेस इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और थॉट्स विदाउट प्रीटेंस। जेन्युइन मीन्स बीइंग ट्रू एंड ऑथेंटिक, often implying that something or someone is exactly what they appear to be. अब यार सिंसियर और जेन्युइन है ना, सिंसियर्स में यार आप ये होते हो कि आप है ना ऑनेस्ट होते हो, आप है ना सच दिखाते हो, आप सच बोलते हो, और है ना जो आप सोचते हो या फिर जो आपकी फीलिंग्स है वो आप है ना सच सच बताते हो। और जेन्युइन जो है ना, जेन्युइन वो एग्जैक्ट सेम टू सेम है। मतलब जेन्युइन में आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हो सकते, सिंसियर में आप फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हो। मतलब आप सच है, सच बोल रहे हो, लेकिन आप झूठ नहीं बोल रहे, मतलब उसमें आप झूठ नहीं बोल रहे। सिंसियर में ये कि आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन जेन्युइन में कि आप सच बोल रहे हो, आप क्या पता सच छुपा रहे हो, मतलब आपने सच बोला ही नहीं, झूठ नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला, वो सिंसियर में आ जाएगा। लेकिन जो जेन्युइन है उसमें आप भाई हर चीज़ एग्जैक्ट डॉट टू डॉट एग्जैक्ट सेम टू सेम बताओगे, ये जेन्युइन होता है। फिर अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। हर अपॉलजी वॉज सिंसियर एंड ही कुड टेल शी ट्रूली रिग्रेटेड हर एक्शंस, और हिज जेन्युइन एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड एवरीवन ऑन द टीम। अब इसमें देख रहे हैं सिंसियर का यह है कि यार उसकी जो अपॉलजी थी वो मतलब सच्ची थी, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा है यार, वो लड़का, उसको प्रोजेक्ट बनाना था, और उसकी जो इंथुजियाज्म थी वो एग्जैक्ट मतलब थी कि यार नहीं, मतलब प्रोजेक्ट कैसे भी करके मतलब ज़मीन आसमान नीचे हो जाए, सब साथ में आ जाए, लेकिन बना के रखना है, ठीक है, ये फ़र्क है। तो इससे हमारे ये 4 हो गए, ठीक है। फिर अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12 पे। एक्सरसाइज 13 है, ये है ना हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो लिस्ट है वो आपके टीचर्स देंगे और ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 12। एक्सरसाइज 12 में क्रिएटिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। क्रिएट ओरिजिनल सेंटेंसेस यूजिंग वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन टू डिस्क्राइब द गिवन ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं उनके सेंटेंसेस बताऊंगा कि वो क्या होते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले से ही है ना यहाँ पे डेफिनेशंस और सेंटेंसेस लिख लिए थे, अब मैं समझाता हूँ कि यार ये होते क्या है। सबसे पहले सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। अब सिमिली सबसे आसान है, ठीक है, उसमें ये हो रहा है कि यार आप दो चीज़ें हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप कंपैरिजन के वक्त लाइक और एज यूज़ करते हैं। अगर आपको दो चीज़ें दिखे, नंबर 1 कंपैरिजन हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, लेकिन अगर कंपैरिजन हो रहा है नंबर 1 और साथ में अगर लाइक या एज यूज़ किया गया है, कोई से भी दोनों में से कोई एक अल्फाज, अगर ये दोनों कंडीशंस सही होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो वो सिमिली होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंसेस में लिख के। अ स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। अब यहाँ पे किया जा रहा है कि यार वो मुस्कुरा रही है, ठीक है, और उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, सूरज से। सूरज जितना मतलब चमकाता है ना, वैसे ही उसकी शक्ल भी चमका रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है नंबर 1, और दूसरा क्या है यार, यहाँ पे एज यूज किया गया है,
और मैंने क्या बोला था, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है नंबर 1 और नंबर 2 एज यूज़ किया गया या लाइक यूज़ किया गया, तो उसका मतलब क्या है, वो सिमिली है। ठीक है, ये होते हैं सिमिली और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन इन द फेस ऑफ डेंजर। अब मतलब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि यार ये भाई साहब जो हैं ये शेर की तरह बिल्कुल बहादुर थे। अब देख रहे हैं यहाँ पे इस भाई साहब की बहादुरी को शेर की तरीके से, शेर से ना कंपेयर किया जा रहा है, मतलब डिस्क्राइब किया जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ पे ये किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये, और यहाँ पे एज, यहाँ पे आप है ना, आप ये भी कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बदल देता हूँ ताकि लाइक भी आ जाए, ताकि आपको पता चल जाए। ही वॉज ब्रेव लाइक अ लायन इन द फेस ऑफ डेंजर। आप ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन भी लिख सकते हैं, या फिर ही वॉज ब्रेव लाइक अ लायन भी लिख सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं ये सिमिली है। क्यों? क्योंकि यार इसकी बहादुरी को शेर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और साथ में यहाँ पे लाइक यूज़ किया गया है। एज भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, क्योंकि दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिमिली है। ठीक है, सिमिली ये होता है और कुछ नहीं, बहुत आसान है। फिर आते हैं मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड बट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट डज नॉट यूज लाइक और एज। अब यार जो पहले मैंने आपको बताया था ना कि सिमिली में आप कंपैरिजन कर रहे हो दोनों चीज़ों में, इसमें भी वही हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों में। ठीक है, जैसे पहले एक भाई साहब को शेर से कंपेयर किया जा रहा है, इसमें भी वही कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा मेटाफर में और सिमिली में फ़र्क ये है कि मेटाफर में लाइक और एज यूज़ नहीं होंगे। सिमिली में लाइक और एज यूज़ हो रहे थे ना, हम हमेशा कह रहे थे कि लाइक और एज होने चाहिए। इसमें अगर लाइक और एज नहीं है तो मतलब ये मेटाफर है। एग्जाम्पल क्या है, द क्लासरूम वॉज अ जू। यार आपकी क्लासरूम को जू से, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ना लाइक यूज किया गया या ना एज यूज किया गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं अभी बता देता हूं, द क्लासरूम लुक्ड लाइक अ जू। ये क्या है, ये सिमिली होगा। क्यों? क्योंकि यार कंपैरिजन हो रहा है क्लासरूम और जू का, और यहाँ पे लाइक यूज किया गया है। लेकिन मेटाफर में क्या होगा यार, मेटाफर में द क्लासरूम वाज अ जू, बस डायरेक्टली आपने ये लिख लिया, कंपैरिजन किया आपने क्लासरूम और जू के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे आपने लाइक और एज यूज नहीं किया, तो इसलिए ये मेटाफर है। फिर उसके बाद टाइम इज अ थीफ दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स। ठीक है, ये भी मेटाफर है। क्यों? क्योंकि यार टाइम है ना, उसको चोर के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, ये किया गया है कि यार टाइम है ना जल्दी चला जाता है, तो यार वो हमारे है ना जीने के जो पल होते हैं उनको चुरा देता है। ठीक है, तो अब अगर मैं सिमिली भी लिख लेता हूं उसका, टाइम इज लाइक अ थीफ दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स, ये होगा सिमिली। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये है मेटाफर। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है और साथ में यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं किया गया। ये हो गया मेटाफर। फिर उसके बाद आते हैं पर्सोनिफिकेशन, आखिरी वाला, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। यार ये बहुत आसान है। इसमें यह है कि यार जो एक चीज इंसान करता है ना, जैसे इंसान बोलता है या भागता है, बहुत सारी चीज़ें इंसान करते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ जो इंसान करता है ना, उसको कंपेयर किया जाता है विथ एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। ठीक है, जो चीज़ इंसान की है वो किसी एक जानवर, ऑब्जेक्ट या आइडिया को दी गई है कि वो कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। यार हवा चल रही है तो वो आवाज़ बनाती है। तो यार एक टेस्ट डालने के लिए, ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमने लिख लिया विंड विस्पर्ड, मतलब वो है ना आराम से हल्के से बात कर रहा है। यार हवा कभी बात नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि हम आइडिया देना चाह रहे हैं कि यार विंड क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रही है, आवाज़ बना रही है, लेकिन इतनी बहुत तेज़ आवाज़ नहीं बना रही, तो इसलिए हमने वहां पे विस्पर्ड लिख लिया। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, विंड क्या है आपका नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, और विस्पर्ड क्या है एक ह्यूमन एक्शन। तो इन शॉर्ट, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू अ ह्यूमन एक्शन। जो चीज इंसान करता है, ठीक है, उसको है ना एक नॉन इंसान के साथ है ना कंपेयर किया जा रहा है। तो इस केस में क्या है, हवा क्या चीज कर रही है जो नॉन ह्यूमन है, वो बात कर रही है, विस्पर कर रही है जो इंसान करते हैं।
फिर उसके बाद द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज। यार आपके जो फूल होते हैं गार्डन में, बगीचे में, कहीं पे भी, तो वो हवा की वजह से ऐसे ही फूल ऐसे आगे पीछे कहीं हो रहे होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ही लेफ्ट राइट हवा की वजह से आगे घूम रहे होते हैं, थोड़े से हिल रहे होते हैं। तो यार उसकी जगह कहने के लिए हमने कर लिया दे डांस्ड, दे आर डांसिंग। फूल है ना नाच रहे हैं। अब यार फूल असल में नाच नहीं सकते, लेकिन हमने है ना आर्टिस्टिक स्टाइल के लिए, स्टाइल बेहतर करने के लिए हमने डांस लिख लिया वहां पे। इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यार फ्लावर्स नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, और डांस क्या है, एक ऐसा एक्शन जो ह्यूमन करता हो, एक इंसान करता हो, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। तो ये इससे हमारी हो गई एक्सरसाइज 12, जिसमें मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच का ये पूरा बता दिया। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में लर्निंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक पैसेज होगा और फिर सवाल होंगे, ये करेंगे हम अगले लेक्चर में। और उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप ये लेक्चर वापसी देख लें, या फिर आप हमें कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको ट्यूशन्स चाहिए क्लास 9, 10, 11 या 12 की, कोई से भी सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सा भी, तो आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर है ना आप हमें मैसेज कर लें, और हम है ना आपको ट्यूशन्स दे देंगे 1-on-1 या ग्रुप में। तो फिर है ना अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लर्निंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉन्टेक्स्ट करने वाले हैं।